हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसका हम ये पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 किया था जिसमें कि हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो आज हम उसी रिएक्टिविटी सीरीज के आगे का पोर्शन करने जा रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्यों पढ़ी हमने रिएक्टिविटी सीरीज। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए, डिस्प्लेस करने का मतलब होता है बच्चों अपने स्थान से हटा देना, अपनी जगह से हटा देना। ठीक है, कौन किसको हटा देगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप जो बच्चे 8th क्लास वाले बच्चे हो उनमें से किसी एक में बच्चे को बोलता हूं कि आप जाओ और नर्सरी या एलकेजी में या फर्स्ट क्लास में किसी बच्चे को जबरदस्ती उसकी बेंच से उठा करके और उसकी जगह बैठ जाओ, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर यही काम मैं नर्सरी एलकेजी के बच्चे को बोलूं कि बेटा आप जाओ और 8th क्लास में से किसी बच्चे को जबरदस्ती उसकी जगह से हटा करके उसकी जगह पे बैठ जाना, क्या वो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो ध्यान देंगे, आप ऐसा क्यों कर पाओगे? क्योंकि आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है कि नहीं? क्या और वो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ के मुकाबले हम शब्द यूज करेंगे रिएक्टिविटी। ध्यान देना, अगर दो मेटल्स के बीच में मुकाबला हो तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं एक मेटल है मेरे पास और एक दूसरा कोई भी मेटल का कंपाउंड और उसका वाटर सॉल्यूशन है, समझना मेरी बात, एक तो है मेटल और दूसरा क्या है, दूसरे मेटल का कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है कि नहीं? क्या अब अगर उस सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर मैं कोई भी एक मेटल मिक्स कर देता हूं, डाल देता हूं, और सॉल्ट के अंदर जो मेटल है उससे अधिक रिएक्टिव यदि दूसरा मेटल होता है तो दूसरा मेटल पता क्या करता है, जो सॉल्ट के अंदर जो मेटल है उसको हटा देता है, उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसका स्थान ले लेता है, मतलब खुद वो सॉल्ट बना लेता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इस प्रकार का जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है समझेंगे ध्यान से। बच्चों, कोई भी सॉल्ट है मान लीजिए, उस सॉल्ट को यदि मैंने पानी में घोल दिया तो पानी का जो घोल है सॉल्ट का वो कहलाता है एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट मतलब कंपाउंड है, ठीक है ना, एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक अधिक रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है। किसको हटा देता है? खुद से कम रिएक्टिव मेटल को। और जिस मेटल को हटा रहा है वो कहां पर है? फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको हटा देता है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारा है FeSO4। अब ये है फेरस सल्फेट, मैंने नीचे लिखा हुआ है फेरस सल्फेट। बच्चों ये ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसको AQ ब्रैकेट में लिखा है, तो AQ का मतलब होता है पानी का घोल, वाटर सॉल्यूशन। तो ये पानी में घुलनशील है, ये सॉल्युबल है पानी में। पानी में घोल दिया तो लाइट ग्रीन कलर का इसका सॉल्यूशन बन जाता है। एक्वियस सॉल्यूशन हो गया FeSO4। तो देखो यहाँ मेटल कौन सा? आयरन है। आयरन सल्फेट में आयरन सल्फेट सॉल्ट हो गया, उसका सॉल्यूशन एक्वियस सॉल्यूशन हो गया। और Fe क्या है? मेटल। ठीक, अब मैंने इसमें डाल दिया जिंक, तो देखेंगे क्या जिंक इसको हटा पाएगा? तो बच्चों मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, ध्यान आ रहा हो, प्रोफेसर श्यामचंद मैजेंटल, PSCMAZI। जेड जिंक पहले आता है, आई आयरन बाद में आता है। इसका मतलब जिंक ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर आता है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है अकेला वाला, तो ये क्या करेगा पता है? ये इस आयरन को हटा देगा यहां से और खुद उसका स्थान ले लेगा, तो खुद कंपाउंड बनाएगा। समझ में आ गया? खुद सल्फेट बना देगा और आयरन को अलग डिस्प्लेस कर देगा। तो ये कौन कर सकता है? अगर जो दो मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, एक तो सॉल्ट में और एक अलग है बाहर, तो अगर ये वाला बाहर जो अलग है, ये वाला अगर सॉल्ट वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, खुद सॉल्ट का हिस्सा बन जाएगा और इसको अलग कर लेगा। ठीक है, तो देखो क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक विल टेक प्लेस ऑफ आयरन। ओके, तो यहाँ पे आयरन का जो वैलेंसी चार्ज है +2 है, फेरस है, और जिंक का भी +2 है, तो फॉर्मूला सेम टू सेम रहने वाला। जिंक इसका जगह ले लेगा तो ZnSO4 बन गया, क्योंकि जिंक का चार्ज कितना होता है बच्चों? जिंक का चार्ज होता है +2, और सल्फेट क्या होता है? -2। तो दोनों कैंसिल हो गया मामला, और यहाँ पे भी ऐसी +2 -2 है। तो जैसे FeSO4 बना वैसे जिंक सल्फेट ZnSO4 बन जाएगा, क्योंकि चार्ज कैंसिल हो गया,
ZnSO4। तो ये तो सॉल्ट बन गया और Fe यहाँ से अलग निकल के सॉलिड अवस्था में नीचे बैठ जाएगा कंटेनर के अंदर। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, जिंक ने FeSO4 सॉल्यूशन में से Fe को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद उसका स्थान ले लिया। तो खुद तो ये व्हाइट कलर का सॉल्ट है, तो सफेद बन जाएगा। सॉल्यूशन जो ग्रीन था, ग्रीन से कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, और आयरन विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ जिंक के स्थान पे मान लो मैं आयरन से नीचे के स्थान का एलिमेंट लेता, मान लो मैं कॉपर ले लेता, सब क्या ले लेता? कॉपर। अब कॉपर की बात करें तो कॉपर काफी नीचे आता है आयरन से कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव मेटल को नहीं हटा सकता, ज्यादा वाला कम रिएक्टिव वाले को हटा सकता है। तो जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है ऊंचे स्थान पे, तो हटा पाया। और अगर मैं कॉपर ले लेता तो यहाँ पे पता क्या होता? कुछ नहीं होता, रिएक्शन हो ही नहीं पाता। तो हम लिखते हैं नो रिएक्शन। क्यों लिखते हैं नो रिएक्शन? बिकॉज यहाँ पे जो कॉपर होता वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि कॉपर आता है 11वें नंबर पे हाइड्रोजन के नीचे और जिंक आयरन आता है 7वें नंबर पे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इसलिए इससे हमको ये भी पता लग जाता है कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया? ये था बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल। क्लियर है? चलिए एक मार्क हटा देते हैं। तो समझ में आ गया, FeSO4 सॉल्यूशन में जिंक ग्रेन्यूल्स डालूं तो सॉल्यूशन ग्रीन से व्हाइट हो जाएगा, FeSO4 से ZnSO4 बन जाएगा और साथ में जिंक हटा देगा आयरन को, आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, खूब सारे एग्जांपल्स यहाँ पे। अगला हमारा जो सॉल्ट है वो कॉपर सल्फेट। कैसा है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, अब ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है बच्चों, ब्लू कलर का, जो आपको स्क्रीन पे जो बैकग्राउंड दिख रहा है लगभग उसी कलर का होता है। ठीक है कि नहीं? क्या लिखे हुए चीज के पीछे जो स्क्रीन का ब्लू कलर है, दैट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आयरन डाल दिया। अब आयरन 7th नंबर पे आता है सीरीज में, कॉपर आता है 11वें नंबर पे। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो ये बन जाएगा FeSO4। दोनों का वैलेंसी सेम ही है, इसकी +2, क्यूप्रिक सल्फेट है, इक वाला है, ज्यादा वाला है, +1 भी होता है प्लस, तो +2 वाला है, और आयरन भी यहाँ +2 वाला ही बनेगा। ठीक है, तो FeSO4 बन जाएगा, ये बन गया फेरस सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कॉपर क्यों डिस्प्लेस हुआ? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, उसने इसको हटा दिया। ये वैसे ही है जैसे कि मैंने बताया कि 8th क्लास का बच्चा है या 9th क्लास का बच्चा है, वो क्या करेगा? छोटे बच्चे को हटा सकता है, कम पावरफुल को। तो कॉपर कम रिएक्टिव है तो आयरन विल डिस्प्लेस इट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो FeSO4 बन जाएगा। और अभी बताया मैंने FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और कॉपर हट जाएगा, ब्राउन कलर का कॉपर नीचे बैठ जाएगा। समझ में आ गया? ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों हुआ? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया। चलिए, अब कॉपर सल्फेट में हमने जिंक डाल लिया, जिंक भी कॉपर से ऊपर आता है तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? ये व्हाइट कलर का सॉल्ट अभी बताया था मैंने। समझ में आ गया? तो सेम पैटर्न में ये ब्लू कलर का है कॉपर सल्फेट। ठीक है, चलिए अब FeSO4 फर्स्ट वाला रिएक्शन जैसे ही वापस मैंने बताया था, FeSO4 ग्रीन कलर का सॉल्ट है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन ले लिया, उसमें कॉपर डाला। अब देखो ध्यान से बच्चों, कॉपर जो होता है वो Fe से नीचे आता है, बताया ना, ये 7th नंबर पे है रिएक्टिविटी सीरीज में और ये 11वें नंबर पे। तो कॉपर सिंस इट इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन, इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों नो रिएक्शन, कुछ नहीं होने वाला। तो आंख बंद करके मैं जोड़ तोड़ नहीं कर देना कि COSO4 बना दो, Fe बना दो, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कारण नीचे लिखा गया है, सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन के मुकाबले क्या है? कम रिएक्टिव है, इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम FeSO4 सॉल्यूशन। आयरन को ये FeSO4 सॉल्यूशन से कॉपर हटा नहीं पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा रिएक्टिव मेटल ही हटा पाता है, कम रिएक्टिव नहीं हटा पाता। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या थी डेफिनेशन? अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल, जैसा कि ये रहा। ठीक है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस मतलब हटा देता है अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्ट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा एसिड्स क्या होता है और बेसिस क्या होता है ये समझना है। व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस एंड हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, और उनके बीच में हम अंतर कैसे करेंगे। ठीक है, एंड राइट द नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन एसिड्स एंड बेसिस, और फिर कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस के केमिकल फॉर्मूला लिखने और उनके नाम लिखने। ठीक है, चलिए एसिड्स जो होते हैं बच्चों, कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनको यदि हम पानी में डाल दें, ठीक है, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन पुट इन वाटर रिलीज फ्री हाइड्रोजन आयन। समझ में आ गया? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जिनको पानी में डाल देना, पानी में घुल जाते हैं और घुलने के बाद में क्या होता है, वो H+ आयंस बनाते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री हाइड्रोजन आयंस देते हैं।
और इन हाइड्रोजन आयंस के कारण क्या होता है, वो सॉल्यूशन अच्छा कंडक्टर बन जाता है। समझ में क्या कहने का, फ्री आयंस, किसी भी सॉल्यूशन में अगर फ्री आयंस होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, इट कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है, तो ऑल एसिड सॉल्यूशंस इन वाटर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो। क्लियर है? चलिए, तो पानी में डालने पर फ्री हाइड्रोजन आयन देने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है, एसिड। तो जनरली एसिड जो होता है हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। अब इनके गुण क्या होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सोर टू टेस्ट, जितने भी एसिड्स होते हैं वो टेस्ट करेंगे तो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। आप दही खाते हो, एसिड है, लैक्टिक एसिड, लेमन नींबू साइट्रिक एसिड है। समझ में आ गया कि नहीं, विनेगर एसिटिक एसिड, अचार में डलता है, सिरका। तो एसिड जो होते हैं दे आर सोर टू टेस्ट। कच्ची कैरी जो होती है आम, उसमें मैलिक एसिड होता है, टमाटर खट्टा, ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ये अधिकतर क्या एसिड्स क्या होते हैं, सारे खाने वाले खट्टे होते हैं। ठीक है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। बच्चों लिटमस ना एक नेचुरल डाई होती है, कलर होता है, पर्पल कलर का होता है ये वैसे, है ना। अब पर्पल मतलब बैंगनी कलर की होती है डाई। ठीक है, अब अगर इसको मैं एसिड में डुबो दूं तो एसिड इसको ना पर्पल से ब्लू से क्या कर देते हैं, उसको लाल बना देते हैं। तो लिटमस जो होता है डाई, उसका कलर कौन बदल देता है, एसिड्स बदल देता है। अच्छा बच्चों, एक और चीज है, एसिड इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उसको अम्ल, और एसिड जो होते हैं जला देता है। आपने कई देखे होंगे, किसी पे एसिड फेंक देते हैं तो झुलस जाता है, जल जाता है। एसिड क्या करते हैं, स्किन को जला सकते हैं। ठीक है नहीं क्या, और इसलिए खतरनाक चीज है। और खतरे वाला कलर आपको पता ही है क्या होता है, रेड होता है ना। तो ध्यान देना, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को खतरे वाले कलर मतलब रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लू कलर का जो लिटमस, इसकी स्ट्रिप्स भी आती है, पेपर भी आती है, लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स आती है, ब्लू कलर की, रेड कलर की। तो अगर हमने ब्लू कलर वाली जो स्ट्रिप है वो अगर हम एसिड में डुबोए तो तुरंत क्या हो जाता है, पेपर रेड हो जाता है। ठीक है कि नहीं क्या। अच्छा, इसके बाद क्या है, एसिड के बिल्कुल विरोधी कंपाउंड्स होते हैं बेसिस। अगर मैं बेसिस को एसिड मिक्सअप कर देता हूं ना, तो एसिड के गुण लक्षण नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एसिड जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमको बेस चाहिए। तो अगर मान लो कहीं पे फर्श पे एसिड गिर गया है तो उसको पोछा हाथ नहीं लगाना है, उस पर अगर थोड़ा बेस गिरा दिया जाए तो वो दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो एसिड्स दे कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय बेसिस। एसिड जो होते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज को नष्ट कर देते हैं, और एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सॉल्ट और वाटर। और ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी भी एसिड का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, क्या बनाना, जिससे कि क्या बन जाए, सॉल्ट बन जाए और पानी बन जाए, ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड न्यूट्रलाइज हो सकते हैं बेस के द्वारा, बेस हो सकते हैं एसिड के द्वारा। क्लियर है, चलिए उसके बाद मैंने बताया अगला क्या, दे कैन बर्न स्किन, पेपर और क्लॉथ। ठीक है, ये चमड़ी को जला सकते हैं, चमड़ी पे गिर जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स वगैरह जो होते हैं, पेपर पे गिर जाए, पेपर जल जाएगा, छेद हो जाएगा, कपड़े में छेद हो सकते हैं, कपड़ा जल सकता है, झुलस सकता है। समझ में आ गया कि नहीं का। एंड लास्ट पॉइंट है, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले भी कि किसी भी एसिड सॉल्यूशन को पानी में डालेंगे तो पानी में H प्लस आयंस बनाता है, और फ्री आयंस के कारण वो बेहतरीन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा कंडक्टर कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। एसिड्स और बेसिस दोनों इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड H प्लस आयंस देते हैं, और बेसिस ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में डालने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल होता है बच्चों OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है कि नहीं। चलिए, ये था एसिड्स के जनरल प्रॉपर्टीज। अब हम देख लेते हैं कुछ कॉमन एसिड जो है उनके केमिकल फॉर्मूले और नाम। सब में देखो बच्चों शुरुआत में H लिखा हुआ है, मतलब H तो कॉमन है, H प्लस आयन तो होंगे, और साथ में एनायन के साथ बना है। ये क्लोराइड आयन, ये नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्राइट आयन, सल्फाइट आयन, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, और ये है एसीटेट आयन। समझ में, CH3COO माइनस। तो इन सब के साथ H जुड़ने से एसिड बन जाएगा। तो पहला एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक के बाद में देखो जो इसके नीचे ये एक छोड़ के सल्फ्यूरस, तो एक और अस में सिर्फ एक ऑप्शन का फर्क होता है। सल्फ्यूरिक H2SO4 है, सल्फ्यूरस में क्या कर देंगे, एक O कम कर देना तो H2SO3 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार से नाइट्रस और नाइट्रिक, दूसरा और चौथा। नाइट्रिक है HNO3, और HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है। शुरू के 5 समझ में आ गए। तो सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस, अस में एक कम कर देना ऑक्सीजन, नाइट्रिक नाइट्रस, नाइट्रस में एक ऑक्सीजन कम कर देना नाइट्रिक के मुकाबले। फिर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये फॉस्फेट ग्रुप से बना है फॉस्फोरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनेट से बना है। और एसिटिक एसिड CH3COO और H से बना है। ठीक, चलिए अभी कैसे बने वो समझ लेते हैं हम। भाई ये तो हमको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसका चार्ज क्या होता है, H प्लस होता है। ठीक है कि नहीं, क्या हाइड्रोजन आयन बता रखा हूं मैं पहले, चार्ज क्या होता है इसका, H प्लस होता है। ठीक, अब क्लोराइड आयन का चार्ज क्या होता है बच्चों, Cl माइनस होता है। ठीक है,
अब देखो दोनों चार्ज बैलेंस हो गए ना ये बिल्कुल, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सब में ऐसे लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे देखो हम H कर लें तो H का चार्ज होता है बच्चों कितना, +1 वही सेम, और नाइट्रेट आयन का चार्ज कितना होता है, NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस। अब देखो एक +1 -1 बैलेंस हो गया, तो कोई नीचे नंबर नहीं लगना, तो HNO3 सीधा आ जाएगा HNO3। ठीक, अब मैं यही फिगर में लिख के बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं क्या। अब इसका तो चार्ज देखो H का तो सबका +1 ही है, सब पे मैं प्लस लिख देता हूँ फटाफट से, ठीक है, ये प्लस हो गया हमारा, ये भी क्या है, प्लस ही है, सभी H पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है नहीं, ये प्लस है, ये प्लस, ओके, ये भी प्लस, और लास्ट इधर है, देखो ये ऑर्गेनिक एसिड है, मैंने बताया था ऑर्गेनिक एसिड में कैटायन जो होता है लास्ट में आता है, ठीक है नहीं, नेगेटिव वाला ग्रुप पहले आएगा, एक ये अलग, ठीक है, H प्लस इस तरफ है, बाकियों में लेफ्ट साइड में, ठीक है, बाकियों में लेफ्ट साइड में, ठीक, ओके। अभी ये मैं बता चुका हूं दो, ठीक है। अब सल्फेट जो ग्रुप है बच्चों उसका चार्ज है -2, ठीक है, या 2 माइनस भी बोल सकते हैं, 2 माइनस कहीं भी लगा लो, पहले लगा लो बाद में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाइट्रेट का क्या है, -1 है चार्ज, नाइट्रेट का क्या है, -1 है, यहां लगा देते हैं हम माइनस, ठीक है, ये ऊपर नाइट्रेट ये भी माइनस ही था, ठीक है, ये नाइट्राइट है, NO2 नाइट्राइट है माइनस, फिर सल्फाइट देखो एस, ये वो सल्फेट था, सल्फाइट इसका भी 2 माइनस ही है, तो 8 और 8 में चार्ज में फर्क नहीं पड़ता है हमको, ठीक है, तो चार्ज सेम टू सेम ही रहेगा। फॉस्फेट बच्चों 3 माइनस होता है, 3 माइनस, ठीक है, कार्बोनेट क्या होता है, 2 माइनस होता है, 2 माइनस, क्लियर है, और एसिटेट जो होता है बच्चों माइनस होता है। अब देखो सारे एसिड्स के फॉर्मूले बहुत आसान होंगे समझना, ठीक है, ये दोनों मैंने बता ही दिए थे, +1 -1 तो सेम सेम हो गया, ठीक है, इधर बताओ +1 -1 HNO3। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन +1 है और सल्फेट है -2, तो ये 2 इधर लगेगा और ये 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया बताओ, H2 और SO4 ऐसा कैसा, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखो +1 -1 सेम टू सेम है, तो HNO2 ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक नाइट्रस, ठीक है, तो एक और अस में नाइट्रेट और नाइट्राइट से बना है एक और अस एसिड, ठीक, उसके बाद सल्फ्यूरस एसिड, ये +1 है चार्ज H का, और इसका कितना है, सल्फाइड का होता है -2, चार्ज में आपको एनायन कैटायन के चार्ज में टेबल कॉपी में बनानी है, वहां से देख लेना आप, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस तो आ जाएगा इस तरफ, 1 1 है ना ये, तो 1 तो इधर मतलब लगाने की जरूरत नहीं, और 2 कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, तो क्या होगा, SO3 के नीचे तो कुछ नहीं लगाना है, तो ऐसे कैसा आ गया, और 2 कहाँ लग गया इधर, तो H2SO3 हो गया, समझ में आ गया कि नहीं क्या। इसी प्रकार से देखो H के ऊपर +1 चार्ज है, फॉस्फेट के ऊपर -3, तो 3 तो इधर लगेगा और ये 1 कहीं लगाने की जरूरत नहीं, तो हाइड्रोजन का तो 1 कहीं नहीं लगाना, इस तरफ कुछ नहीं लगाना, ठीक है, जो इसका चार्ज है एनायन का वो बस इधर लग जाएगा, H का +1 इधर लगाना नहीं है, कार्बोनेट का -2 इधर लग जाएगा, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बच्चों कोल्ड ड्रिंक में होता है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो जो चरचरापन लगता है ना, टिंजिंग टेस्ट लगता है, वो बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, सोडा वाटर भी यही होता है। उसके बाद एसिटिक एसिड में H प्लस लास्ट में है, प्लस वाला और माइनस वाला CH3COO माइनस, एसिटेट आयन शुरू में है, तो प्लस माइनस इकट्ठा हो गया, एक एक ही है, तो कोई नंबर कहीं नहीं लगेगा, CH3COOH, इसी को हम एसिटिक एसिड विनेगर कहते हैं, समझ में आ गया। तो ये थे बच्चों हमारे कॉमन कुछ एसिड्स, क्लियर है। चलिए इनको मार्क हटा देता हूँ मैं, तो आप लोग इनको अच्छे से लर्न करना, रिएक्शंस बहुत काम आते हैं, खासकर अस वाले नहीं याद होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इक वाले सारे याद कर लेना, सल्फ्यूरस छोड़ सकते हो, नाइट्रस छोड़ सकते हो, और बाकी सारे आप कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, ठीक है। एसिटिक एसिड भी अभी फिलहाल काम नहीं आएगा, एसिटिक एसिड हमने देखा था कहाँ पे, विनेगर, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले में, ठीक है, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाइट माँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस में बताया था मैंने कि वो विनेगर बनाता है एसिटिक एसिड, ठीक है, तो माइक्रोब्स के यूजेस में बताया था, यूजफुल इफेक्ट्स किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, बैक्टीरिया के। चलिए आगे हम देखते हैं बेसिस क्या होते हैं, जैसे कि अभी बताया था मैंने, एसिड्स हाइड्रोजन आयन देने वाले सब्सटेंसेस हैं, तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन पुट इन वाटर रिलीज फ्री हाइड्रोक्सिल आयंस, ये OH माइनस आयंस देते हैं, तो इनको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं, और मोस्टली दे आर मेटल हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया। और जो बेस होते हैं ना, तो एसिड तो हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन आयन को हमने किसके साथ कंबाइन किया, एनायन के साथ में, माइनस रेडिकल के साथ में, माइनस वाले ग्रुप के साथ में,
और बेसिस जो होते हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड, जैसे मेटल हमारा सोडियम है तो Na के साथ OH लग गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सो दे आर मेटल हाइड्रोक्साइड। चलिए कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बिटर टू टेस्ट, एसिड खट्टे थे टेस्ट में, ये कड़वे हैं। ठीक है, ये कड़वे। आपने साबुन टेस्ट किया, नीम टेस्ट किया, नीम साबुन ये कड़वी चीजें जो होती हैं वो क्या है, बेसिस होते हैं। स्लिपरी और सोपी टू टच, ये फिसलन भरे होते हैं बेस, क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं। जैसे साबुन होता है ना, तो अगर आप इसमें हाथ डुबो करके ऐसे फील करोगे तो लगेगा जैसे साबुन से लगी, स्लिमिनेस आएगी। ठीक है, जबकि एसिड में ऐसा नहीं होता। जैसे एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लाल को ब्लू कर देते हैं। तो जैसे याद रखना, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो बेस हमेशा ब्लू कलर ही देते हैं लिटमस को, और एसिड क्या करते हैं, खतरे वाला लाल कलर देते हैं। याद रहेगा। तो बेसिस दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो अगर रेड लिटमस पेपर में बेस में डुबो दूंगा तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड्स, जो बेसिस होते हैं उसमें अगर एसिड मिक्स कर देता हूं तो बेसिस के गुण नष्ट हो जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये हम पॉइंट दोनों में कॉमन ले सकते हैं। एसिड्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय बेसिस, बेसिस कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड्स। ठीक है। देन जो बेसिस होते हैं, कुछ होते हैं डाइल्यूट हमारे, जिसमें पानी की मात्रा खूब होती है, और अगर पानी कम रखे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तो वो चमड़ी को जला सकते हैं, पेपर को जला सकते हैं, कपड़े को भी जला सकते हैं। तो दोनों ही एसिड बेसिस जो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड अवस्था में क्या होते हैं, स्किन, पेपर और क्लॉथ को बर्न कर सकते हैं। अभी कॉन्सेंट्रेटेड क्या, डाइल्यूट क्या, बच्चों इनका मतलब अलग अलग है, समझना ध्यान से। ये एसिड और बेस जो होता है, ये एसिड और बेस की तरह बिहेव तभी करते हैं जब इनको पानी में मिलाया जाए। ठीक है। अब पानी कितना लेना उस चीज पर डिपेंड कर रहा है उनका कॉन्सेंट्रेशन, कब डाइल्यूट कहलाएगा, कब कॉन्सेंट्रेटेड। तो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, एसिड बेस के स्थान पे सपोज मैं चीनी ले लेता हूँ और मैं लेता हूँ एक एक गिलास पानी। ठीक। अब एक गिलास पानी मान लो 200 ml है, दूसरा गिलास भी 200 ml है, दोनों में पानी बराबर मात्रा है। अब एक गिलास में तो मैंने 2 चम्मच चीनी घोल दी भर के, और दूसरे गिलास में मैंने सिर्फ एक चुटकी भर चीनी डाली है, दोनों को घोल दिया है तो दोनों सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ, जो मैंने चीनी डाली वो सॉल्यूट है, हमारा एसिड बेस के स्थान पे वो है। ठीक है। तो मुझे बताओ, सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, पानी में, ज्यादा चीनी कहाँ डाली मैंने, 2 चम्मच पहले वाले में, तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया सॉल्यूशन, ज्यादा खारा हो गया वो। ठीक है कि नहीं, क्या, या ज्यादा स्वीट हो गया वो। और दूसरा वाला जो है जिसमें मैंने एक चुटकी भर डाली है वो हो गया कम कॉन्सेंट्रेटेड, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। सिस्टम समझ में आ गया। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें ज्यादा चीज घोली गई है, कम कॉन्सेंट्रेटेड मतलब डाइल्यूट जिसमें कम घोला गया। तो बेसिस जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, पानी कम, बेस की मात्रा ज्यादा, वो जलाते हैं स्किन, पेपर, क्लॉथ को। एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, वो जलाते हैं। तो आप अगर लैब में जाओगे बच्चों, तो आपको दोनों ही प्रकार की बॉटल्स मिलेंगी हर टेबल पे। HCl डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, NaOH डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाले के कभी भी सीधे संपर्क में नहीं आना, हाथ में गिर गया तो हाथ में छेद निकल जाएगा। समझ में आ गया। डाइल्यूट वाला कोई नुकसान करता नहीं है, और कॉन्सेंट्रेटेड वाला कोई कसर छोड़ता नहीं है नुकसान करने में। समझ में आया। तो ध्यान रखेंगे, बहुत कॉशियस रहना है लेबोरेटरी के। चलिए, तो बॉटल्स पे लिखा रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड पे लिखा रहेगा CONC कॉन्क। ठीक है। और उस पे लिखा रहेगा DIL डाइल्यूट। ठीक है। ओके। तो ये बर्न कर सकते हैं स्किन, पेपर या क्लॉथ को। और ये भी क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। कैसे भी आयन माने प्लस का या माइनस का, इट विल कैरी इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। सो ये थे हमारे क्या, बेसिस। आगे चलते हैं हम। कुछ हमारे कॉमन जो बेसिस है वो कौन कौन से, देखो मैंने बताया था मेटल के हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस आयन। तो देखो Na+1 होता है, OH -1 होता है। देखो मैं चार्ज लगा देता हूँ यहाँ पे, Na है प्लस और O माइनस, तो चार्ज बैलेंस हो गया तो NaOH हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसी है, ये +1 होता है और वो -1 होता है। समझ में आ गया। तो ये बन गया हमारा KOH। समझ में आ गया। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा है, तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर के 5-6 मेटल्स ले रहा हूँ। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg होता है 2+ बच्चों, कितना होता है, 2+ होता है। OH सबको पता है, भी बताया मैंने, -1 होता है। अब बताओ क्या होगा, ये बताओ। तो Mg का जो चार्ज 2 है वो तो OH के नीचे लगेगा ब्रैकेट में, है ना, और ये 1 है, ये यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया MgOH होल ट्वाइस। समझ में आ गया। चार्ज अलग होने से अदला बदली हो जाती है, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो OH का चार्ज -1 इधर लगाना नहीं है 1, और 2 है तो इधर 2 पक्का लगेगा। जैसे Mg का है वैसे कैल्शियम का, तो कैल्शियम का चार्ज भी +2 होता है, तो क्या लग जाएगा बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca का तो 2 जो है इधर OH के नीचे लग गया, इसका 1 इधर लगाने की जरूरत नहीं, तो CaOH होल ट्वाइस, लाइम वाटर भी कहते हैं इसको। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब अमोनियम जो होता है बच्चों उसका चार्ज होता है +1, हाइड्रोजन के पास लिखवाया था मैंने +1 वाले ग्रुप में। ठीक है। और इसका होता है माइनस। बैलेंस हो गया तो कुछ नहीं करना, NH4 ऐसे कैसा, OH ऐसे कैसा। क्लियर है। तो दीज आर द कॉमन बेसिस। ठीक है। अच्छा, अब एसिड और बेस में फर्क कैसे करेंगे।
क्वेश्चन था ना कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड और बेस में फर्क करने के लिए बच्चों मैंने अभी बताया था एक डाई आती है लिटमस। तो हम लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। ये डाई हमारी लिक्विड में आती है और इसको हम फिल्टर पेपर में डाल के हम इसकी स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं सुखाकर, ठीक है। तो वो कहलाता है लिटमस पेपर, रेड और ब्लू दोनों आता है, ठीक है। तो एसिड में अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया था। एसिड क्या करते हैं बताओ? एसिड्स दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड जला देते हैं खतरे का कलर, तो ब्लू को रेड कर देते हैं, जबकि बेसिस जो होते हैं वो रेड को क्या कर देते हैं, लिटमस को ब्लू बना देते हैं। समझ में आ गया? अब ये लिटमस क्या है वो समझ लो। लिटमस इज ए नेचुरल डाई, पर्पल कलर की डाई है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन लाइकन। ये किससे मिलते हैं? हमको लाइकन से मिलते हैं। लाइकन क्या बला होती है? लाइकन एक तरह का कंबाइंड ऑर्गेनिज्म है जो कि फंगस और एल्गी का एसोसिएशन है। एल्गी होती है काई, ब्लू ग्रीन काई होती है, ठीक है कि नहीं का? और फंगस। तो ये लाइकन्स जो होते हैं नॉर्मली चट्टानों पे ग्रो करते हैं, चट्टानों पे ग्रो करते हैं। तो प्लांट और फंगस का एसोसिएशन है, एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है। तो उससे ही पर्पल कलर की डाई निकाली जाती है और ये डाई जो होती है एसिड और बेसिस में अंतर करती है, ठीक है। एसिड जो होते हैं ब्लू से रेड में बदल देते हैं लिटमस को, और जो बेस, बेस का मतलब बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, वो ब्लू में बदलते हैं, एसिड रेड में बदलते हैं। तो बच्चों ये आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे। तो आई थिंक ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। ये सारे के सारे केमिकल फॉर्मूले जो एसिड्स और बेसिस के नोटबुक में अच्छे से नोट करेंगे, उनको अच्छे से ढंग से लर्न कर लेंगे। रिएक्शंस में बहुत ज्यादा काम आते हैं, आगे 9th में भी आएंगे, आपके 10th में भी आएंगे भर भर के। तो आप अच्छे से केमिकल फॉर्मूला राइटिंग सीख लेंगे। एनायन का टाइम का चार्ट या जो भी टेबल मैंने बताई थी 9th क्लास की वीडियोज में, वो आप लोग अपनी नोटबुक में भी बना लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आगे का पोर्शन फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है? सो आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।